हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज हम बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं, जिसमें हम आज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में आज हम बात करेंगे। तो टॉपिक हम यहाँ पे लिखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडो, इसको ब्रेक करके हम सबसे पहले चीजों को समझने की पूरा प्रयास करेंगे। इंडो यानी इनसाइड, ओके, इनसाइड। प्लाज्मिक यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, है ना, नेटवर्क के रूप में, नेटवर्क के सैक लाइक फॉर्म के रूप में ये हमारा स्मॉल डिस्क्रिप्शन के टाइप का हो गया। यानी कि इस टॉपिक को, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने ब्रेक कर दिया और इससे एक हम डेफिनेशन क्रिएट कर लिए कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क यानी सैक लाइक नेटवर्क के फॉर्म में चीजें रहती हैं, वो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ये खास करके दोस्तों ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। खास करके ये फीचर्स है ना, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक नहीं, यानी कि उनमें न्यूक्लियस ही नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, तो उसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं पाया जाएगा। इसमें यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ पाया जाता है। फिर हम लिखेंगे ER, एकल झिल्ली यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन, एकल झिल्ली, सिंगल मेम्ब्रेन, एकल झिल्ली कोशिकांग है, एकल झिल्ली कोशिकांग। हमने बताया था आपको क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया वो डबल मेम्ब्रेन था, है ना, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स यानी कि दोहरी झिल्ली कोशिकांग। और ये जो है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एकल झिल्ली सिंगल मेम्ब्रेन है। ER चारों तरफ से सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक मीन्स सैक लाइक स्ट्रक्चर के रूप में उपलब्ध होता है जो सपोर्ट प्रदान करता है, यानी बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है। ये ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कोशिका को दूसरी कोशिका के साथ जोड़कर आपस में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, आपस में समन्वय स्थापित करता है। ये सारे पॉइंट फैक्चुअल के रूप में है। सारे पॉइंट्स को आप एक एक पॉइंट्स को यहाँ पे नोट करेंगे, पॉज करके अपना नोट्स तैयार करेंगे या तो फिर स्क्रीनशॉट लेंगे।
उसके बाद इसमें देखिए ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER का मुख्य कार्य न्यूक्लियर पोर के जरिए मटेरियल मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है अतः इसे राजपथ इंग्लिश वर्ड हाईवे, राजपथ के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियर पोर है ना, यानी कि उसके अंदर न्यूक्लियर जो पोर होते हैं, न्यूक्लियस ऐसे होते हैं, न्यूक्लियस हो गए है ना, न्यूक्लियस, ये जो पोर हुआ इसके थ्रू चीजों को ट्रांसपोर्टेशन कराने का काम करता है। ओके, फिर ये चीजों पे हमारा आगे बताएंगे। राइबोसोम होता है, राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बनाता है और फिर इसको ये प्रोटीन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। यानी कि चीज यहाँ से आ रही है और कुछ चीजें यहाँ से प्रोटीन बना है ना, प्रोटीन बन के फिर से न्यूक्लियस को प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन के फॉर्म में। तो यानी आवागमन का कार्य करती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए इसको हम राजपथ यानी हाईवे के नाम से भी जानते हैं। इसको हम हाईवे के नाम से भी जानते हैं। समझा दिया चीजों को। बाकी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल चीजों को देखना है। ER कंकाल की तरह फैला हुआ होता है, इसलिए इसे कोशिका का कंकाल भी कहते हैं। इसलिए कोशिका का कंकाल भी कहते हैं। Skeleton of the cell is known here. Okay, ये सारे फैक्चुअल बातें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में हम टाइप्स बताएंगे। ये सारे पॉइंट आप बिल्कुल नोटिस करेंगे। उसके बाद हम ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार के बारे में बताएंगे, है ना। ये दो प्रकार के होते हैं। ER दो प्रकार के होते हैं, पहला रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड हम पार्टीशन के थ्रू सेकेंड यहां पे ही लिख देते हैं, स्मूथ
इंडोप्लाज्मिक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने बताया ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ बोलने से पता चलता है कि कुछ ना कुछ इसमें ऐसा खुरदरा चीज जरूर होगा जिसके कारण वो रफ हो गया है ना, रफ। और स्मूथ यानी इसमें कुछ नहीं पाया जाता है ऐसा खुरदरा मटेरियल जिसके कारण वह स्मूथ है यानी कि चिकनी है। स्मूथ इन हिंदी चिकनी एंड रफ इन हिंदी खुरदरा, खुरदरा सा, है ना। अब इसमें हम देखेंगे कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफरेंस क्या है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता क्या है, खुरदरा इसमें इसलिए हो जाता है ना, खुरदरा होने का कारण, खुरदरा होने का कारण यह है कि इसमें राइबोसोम इसमें राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे लिख लीजिए राइबोसोम कहाँ पाया जाता है। मेम्ब्रेन पर, है ना, मेम्ब्रेन पर राइबोसोम पाया जाता है। उसके बाद हम सेकंड में लिखेंगे और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट में हम यहाँ लिख देते हैं पॉइंट फर्स्ट में कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सीधा डिफरेंस राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ये बेसिक सा डिफरेंस, ये सिर्फ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, स्मूथ और रफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको बता दिया कि एक में राइबोसोम पाया जाता है उसके मेम्ब्रेन पे, है ना, उसके मेम्ब्रेन पे राइबोसोम पाया जाता है तो वो रफ के अंतर्गत आ गया, और नहीं अगर राइबोसोम पाया जाता है तो वो स्मूथ के अंतर्गत आ गया। अब सेकेंड पॉइंट को हम देखेंगे कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। सिंथेसिस मीन्स निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। क्यों निर्माण करता है, क्योंकि इसके मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। अगर राइबोसोम पाया जाता है तो प्रोटीन का संश्लेषण वो करने के काबिल हो जाता है। और सेकंड इसमें डिफरेंस तुरंत लिख देना है, इसमें प्रोटीन का निर्माण संभव नहीं। क्यों नहीं संभव, क्योंकि राइबोसोम इसके ऊपर नहीं पाए जाते हैं, सीधी सी बात। ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, है ना, प्रोटीन का निर्माण तथा प्रोटीन से संबंधित मटेरियल्स में कारक के रूप में कार्य करते हैं। ये RER प्रोटीन बनाते हैं तथा इससे संबंधित यानी कि प्रोटीन से रिलेटेड कुछ और भी ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको बनाने में सहायता प्रदान करता है ना,
चीजों को यहाँ पे बिल्कुल सर्टिफाइड है। यहाँ क्या है, यहाँ पे लिपिड का निर्माण, ओके, लिपिड का निर्माण करते हैं। अब लिपिड में भी देखिए, लिपिड में भी एग्जाम्पल के टाइप पर कौन से लिपिड, फॉस्फोलिपिड, इसको जरूर ध्यान से रखेगा, फॉस्फोलिपिड, ओके, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, ये सब निर्माण SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट को आप लिखें। अब नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ नोट्स के फॉर्म में चीजों को हम लिखने का पूरा प्रयास करेंगे। ACR जो है ना, SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य डिटॉक्सिफिकेशन हमने आपको बताया था बार बार कि किसी भी शब्द के प्रीफिक्स में यानी पहले डी वर्ड लग जाता है तो वो नेगेटिव सेंस को इंडिकेट करता है। यानी कि यहाँ भी डी का मतलब रिमूवल, ओके, रिमूवल यानी कि नेगेटिव सेंस को बता रहा है। और टॉक्सिक यानी जहरीला, जहरीला है ना, यानी कि इनका मुख्य कार्य डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य होता है, यानी कि रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मुख्य कार्य डिटॉक्सिफिकेशन के रूप में किया जाता डिटॉक्सिफिकेशन के रूप में किया जाता है। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट के रूप में लिखेंगे कि इसको डिटॉक्सिफिकेशन के रूप में हम क्यों देखते हैं, है ना। सबसे ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन इस पे थोड़ा सा चर्चा हम कर लें। ये एक अच्छी चीज है कि आखिर ये जहर की चीजों को, विषाकारी पदार्थों को रिमूव क्यों कर देते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन का रीजन, इसका रीजन ये है ड्यू टू रीजन बाय which adding of hydroxyl group है ना। इसका मेन रीजन यही होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को वो ऐड करता है। अर्थात इन हिंदी में हम चीजों को लिख दें, अर्थात OH को जोड़कर वह सोलुबल यानी वह घुलनशील बना देता है और घुलनशील पदार्थों का बाहर निकल जाना, बाहर द्रव के रूप में निकलना आसान हो जाता है। कहने का मतलब है जब हमारे बॉडी में जहरीला पदार्थ, कोई अगर पॉइजन खा लिया या तो किसी भी प्रकार का हमारे शरीर में
फूड पॉइजन हो गया, तो वो क्या करता है, इसको डिटेक्ट कर लेता है, चीजों को डिटेक्ट कर लेता है, पहचान लिया, और उसमें OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़कर उसको सोल्यूबल बना देता है, घुलनशील कर लेता है, वाटर के रूप में वो जोड़ लेता है। और जब वाटर के फॉर्म में किसी भी चीजों को जोड़ लेगा तो समझिए कि उसको शरीर से बाहर निकलना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट था, डिटॉक्सिफिकेशन का मुख्य कारण क्या था। हो सकता है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में चीजों को एक समरी के रूप में दे दिया जाए और चीजों को पूछ लिया जाए, तो इसका रीजन यही होता है कि एडिंग ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सीधे आंसर मारिएगा कि डिटॉक्सिफिकेशन का मुख्य कारण क्या है। तो यानी कि अगर डिटॉक्सिफिकेशन करता है तो वो आसानी इसलिए हो जाता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें जुड़ जाते हैं और चीजें घुलनशील हो जाती है, और घुलनशील पदार्थ को बाहर निकलना बहुत ही आसान हो जाता है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। आप इस चीजों को आप यहाँ पे लिखेंगे और इस पर अगेन एंड अगेन बार बार इस चीजों को रिवाइज करेंगे, क्योंकि कोई भी टीचर पढ़ाने तक ही सीमित होते हैं। आपको मात्र 30% से 40% तक वो अपना योगदान देते हैं, बाकी आपको 70 से 60% तक आपको ही परिश्रम के रूप में करना होगा। टीचर चाहे कोई भी हो, उनको तो काम है अपने चीजों को आपके सामने कॉन्सेप्ट के जरिए चीजों को रखना, बाकी पढ़ना आप ही का काम है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम RER के बारे में अगर हम लिखें तो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया गया प्रोटीन अनियमित इरेगुलर ओके, इसका हिंदी अनियमित। बार बार हम हिंदी और इंग्लिश इसलिए लिखते जा रहे हैं ताकि आपका इंग्लिश, जो आप डरते हैं जिस चीजों से, साइंस के वर्ड को इंग्लिश के रूप में, उससे आप हमेशा कुछ ना कुछ डेली लड़ते रहिए, एक दिन आप उस इंग्लिश से आप जीत जाएंगे। इरेगुलर यानी अनियमित, यानी RER के द्वारा बनाया गया प्रोटीन इरेगुलर अनियमित रूप में पाया जाता है। इसका पैकेजिंग गोल्जी का है, इसका पैकेजिंग गोल्जी बॉडी, उसी का हिंदी गोल्जी काय करता है। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज आप SER और RER के डिफरेंस के रूप में यहाँ पे लिखेंगे। सारा चीज इसको आप लिखेंगे। जिस समय हम देख रहे थे यहाँ पे ER के प्रकार हमने देख लिया, ER का मुख्य कार्य हमने देख लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, यानी कि एक हम शॉर्ट रिवीजन अगर टोटल लेक्चर को करें तो इनसाइड साइटोप्लाज्मिक नेटवर्क जो कि सैक लाइक फॉर्म में होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में खास करके पाए जाते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक पूछ दे कि प्रोकैरियोटिक में अंतःप्रद्रावी जालिका होता है कि नहीं, तो नहीं है ना। उसका हिंदी अंतःप्रद्रवयी जालिका, यानी कि नेटवर्क के फॉर्म में, सैक लॉक नेटवर्क के फॉर्म में ये पाया जाता है। तो ये सारा स्लाइड इसके बारे में। इसको देखा किसने, तो कैथ
कैथ पोर्टर ने ये चीजों को यहाँ पे देखे थे। कैथ पोर्टर बॉडी के बारे में हमने आपको बता ही दिया। अब एक टॉपिक ये हुआ था क्या दोस्तों कि ये लेक्चर को हमने रिकॉर्ड कर लिया था, लेक्चर नंबर 8 को। ये किसी कारणवश अनफॉर्चुनेटली उसमें वॉइस नहीं आया, तो हमको री रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो हम चीजों को यहाँ तक हमने बता दिया था। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमने आपको बोला था कि LSM है ना, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। ओके, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज के बारे में हम यहाँ पे एक टॉपिक था, उस टॉपिक को हम यहाँ पे फिनिश कर देते हैं इसके साथ ही, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में कुछ चीजें आसान हो जाए। तो LSD लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज आनुवांशिक बीमारियां हैं, आनुवांशिक बीमारियां हैं। हम आपको बताए थे कि यह अत्यंत LSD यानी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, यानी इससे पता चल रहा होगा कि इससे लाइसोसोम से रिलेटेड चीजें हैं, है ना। लाइसोसोम स्टोरेज यानी कि संचयन इसमें होना, और डिजीज यानी कि बीमारी। ये बीमारी लिखने से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई छेड़छाड़ उसके लाइसोसोम के अंतर्गत हुआ होगा। तो ये बीमारी बहुत ही दुर्लभ होती है दोस्तों। LSD एक दुर्लभ व बहुत ही इसको विनाशकारी शरीर का हम कह सकते हैं, विनाशकारी के रूप में फैलने वाली बीमारियों का समूह है, बीमारियों का समूह है ना। ये बहुत ही रेयर केस में अगर हो गया तो इसमें बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी मेटाबॉलिक यानी उपापचय, आपके शरीर में जो भी रेगुलेट हो रहा है, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी कंटिन्यू बन रहा है उसको वो डिस्टर्ब करेगा, है ना। और ये आनुवांशिक बीमारी है, चीजें हेरिडिटी के फॉर्म में वो आई हुई है ना। तो यह इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि उपापचय क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं, प्रभावित हो जाती हैं। इसके बारे में अगर लिखा जाए नेक्स्ट पॉइंट, तो वर्तमान में 70 से ज्यादा, 70 यानी 70 से ज्यादा इस बीमारी से लोग ग्रसित हैं, है ना। और वो बीमारी इस बीमारी से लोग ग्रसित हैं। कैथ पोर्टर ने ER की व्याख्या की, उसके बाद हमने एक टॉपिक डाल दिया LSD, जिसका फुल फॉर्म लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, यानी कि अनियंत्रित रूप से लाइसोसोम का वहां पे जमाव होना स्टार्ट हो जाता है। यह बीमारी बहुत ही दुर्लभ और विनाशकारी के रूप में फैलने वाली बीमारियों का समूह है। इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी उपापचय क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं। वर्तमान में 70 से ज्यादा इस बीमारी से लोग ग्रसित हैं, है ना। जैसे
जैसे यहाँ पे लिख लें कि टर्नर सिंड्रोम, जैसे यहाँ टर्नर सिंड्रोम, मिंकेन सिंड्रोम, अस्की सिंड्रोम, ये सब आनुवांशिक बीमारियां हैं जिसके अंतर्गत एलएसडी के अंतर्गत आती हैं, एलएसडी के अंतर्गत आती हैं। नीमन सिंड्रोम, और ये सारी की सारी जितने भी बीमारियां हैं, सारी बीमारियां बहुत ही खतरनाक हैं। एक आप एलएसडी के बारे में हम नोट के फॉर्म में चीजों को लिखेंगे। एलएसडी यानी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज के दौरान लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं, जो एंजाइम पाए जाते हैं वह अधिक मात्रा में सक्रिय हो जाते हैं, सक्रिय यानी एक्टिव, सक्रिय हो जाते हैं। और जब पता है कि जब लाइसोसोम अधिक सक्रिय हो जाएगा तो अपने ही कोशिका को वो मारना स्टार्ट कर देगा, अधिक मात्रा में सक्रिय हो जाते हैं। इससे नई कोशिकाएं को भी मारना शुरू कर देता है। और जब कोशिका को ही मारना शुरू कर देगा तो तरह तरह के डिफिशियंसी चीजें आना स्टार्ट हो जाएगी, और हमारे अंदर इस तरह के सारे मिंकेन सिंड्रोम, अस्की सिंड्रोम एंड नीमन सिंड्रोम जैसी चीजें होना स्टार्ट हो जाएगी। एक और डिजीज से रिलेटेड चीज है जिसको हम बोलते हैं पोम्पे डिजीज। ओके, पोम्पे डिजीज, तो ये डिजीज को आप लिखें। उसके बाद पोम्पे डिजीज के हम, ये भी आनुवांशिक डिजीज है, पोम्पे डिजीज। इसमें भी बस छोटा सा पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। इसमें भी पोम्पे डिजीज ज्यादा हो जाती है। इसमें पोम्पे डिजीज यह भी आनुवांशिक बीमारियां के अंतर्गत ही आती है। इसमें होता क्या है कि ग्लाइकोजन हो जाती है, इसमें ग्लाइकोजन की मात्रा ज्यादा बढ़ने लगती है, ग्लाइकोजन की मात्रा ज्यादा बढ़ने लगती है। तो जब हमारा शरीर में ग्लाइकोजन यानी कि ग्लूकोज में जब ग्लूकोज प्लस कार्बोहाइड्रेट जो चीजें हैं जो हमको एनर्जी दे रहा है, इसमें बाइंडिंग हो करके चीज बहुत ज्यादा बढ़ाना स्टार्ट कर लेती है, बढ़ने लगती है, तथा इसमें लाइसोसोम
लाइसोसोम, लाइसोसोम का जमाव, लाइसोसोम का जमाव ज्यादा होने लगता है, ज्यादा होने लगता है, जिससे रिसेप्टर, जिससे रिसेप्टर क्षति होने लगती हैं। रिसेप्टर क्या होने लगती हैं? क्षति होने लगते हैं रिसेप्टर का। यानी कि रिसेप्टर उस चीज को हम कहते हैं, जैसे हम किसी भी चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं, हमारा जब स्टिमुलेशन हम देते हैं तो हमको ये रिसेप्टर उस चीजों को एब्जॉर्ब करता है और ये नर्व के जरिए हमारे माइंड को पहुंचाता है। उसी प्रकार से केमिकल्स में भी रिसेप्टर होते हैं। कौन से रिसेप्टर? प्रोटीन को वो चाह रहा है कि हम एक्सेप्ट करें, कार्बोहाइड्रेट को, है ना। ये तरह तरह के रिसेप्टर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। पॉम्पे डिजीज नोट में हम लिखेंगे पॉम्पे के दौरान जिस समय यानी हमारा पॉम्पे डिजीज हो जाता है, अल्फा ग्लाइकोसिडेज, पॉम्पे के दौरान अल्फा ग्लाइकोसिडेज ये क्या होता है? ये एक लिंकेज होता है जो कि एक चीजों से दूसरे चीजों को जोड़ने का काम करता है। ग्लाइकोसिडेज भी ग्लाइकोसिडेज प्रोटीन बनने लगता है, बनने लग जाता है। पाचन रुक जाती है, जिससे पाचन क्रिया अफेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती हैं? अफेक्ट हो जाती हैं। पाचन क्रिया अफेक्ट यानी कि प्रभावित हो जाती हैं। और जब पाचन क्रिया अफेक्टेड हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि मांसपेशियां भी हमारा क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो नोट 2 में हम लिख लेंगे मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, फलस्वरूप पैरालिसिस, यानी पैरालिसिस फलस्वरूप लकवा मार देता है ना। यही सारी पॉम्पे डिजीज के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। अल्फा ग्लाइकोसिडेज लिंकेज है जो प्रोटीन से पाचन हमारा रुक जाता है। पाचन जब रुक जाएगा तो मांसपेशियां हमारा कमजोर हो जाएगा और मांसपेशियां कमजोर होने के फलस्वरूप ये हमारा लकवा यानी पैरालिसिस है ना से लोग अफेक्ट हो जाएंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 8 में हमने जहां तक के टाइम रहा डिस्कशन किया। नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम लेकर आते हैं। तब तक के लिए एक एक लेक्चर को आप देखते रहिए। सारे को स्क्रीनशॉट से आप लिखें या तो पॉज करके चीजों को लिखते हैं, लेकिन नोट्स जरूर बनाते जाएं। तब तक के लिए बाय बाय।